9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष का ई पोर्टल भी किया लॉन्च। स्थानीय स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूती को बताया विकसित भारत के निर्माण का रास्ता। बीजेपी के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज की कथित बदहाली और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को लिया निशाने पर। बीजेपी प्रतिनिधियों से की समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पंचायती व्यवस्था का लाभ पहुंचाने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़े दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में किया पेश। चर्चा जारी तो लोकसभा ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, फार्मेसी और मध्यस्थता विधेयक भी पारित। न्यूज क्लिक और चीन के साथ क्या है कांग्रेस का रिश्ता। भाजपा ने संसद में उठाया देश विरोधी फंडिंग का मामला। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राजीव चंद्रशेखर ने कहा चीन, कांग्रेस और न्यूज क्लिक एक ही गरनाल का हिस्सा। झूठी खबरों और नैरेटिव के जरिए एंटी इंडिया और ब्रेक इंडिया कैंपेन को दे रहे थे बढ़ावा। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया 3 सदस्यीय समिति का गठन। हाईकोर्ट की 3 पूर्व महिला न्यायाधीश होंगी समिति के सदस्य। न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति शालिनी जोशी और न्यायमूर्ति आशा मेनन समिति में शामिल। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से। कल मलेशिया को 5-0 से शिकस्त देकर भारत ने हासिल की दूसरी शानदार जीत। नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के अवसर पर बुनकरों और हथकरघा उद्योग से जुड़े कारीगरों से मुलाकात की। भारत मंडपम प्रगति मैदान में उन्होंने पारंपरिक शैली और उत्पादों के बारे में जानकारी ली। अमृत महोत्सव के मौके पर 75 अलग अलग शैलियों का प्रदर्शन यहाँ किया गया था। हथकरघा और खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने ही अभिनव पहल करते हुए साल 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष का ई पोर्टल भी यहां आज लॉन्च किया। ये पोर्टल भारतीय परंपरा और हथकरघा के वैभवशाली संस्कृति की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगा। इसे निफ्ट द्वारा तैयार किया गया है। ये विभिन्न शिल्प और को संरक्षित और संवर्धित करेगा। ये एक ज्ञान कोष जैसा होगा जहां डिजिटली सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे परिधान जो हैं वो हमारे देश की पहचान है। दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक विस्तार हुआ है वो लोग, तो दूसरी तरफ समुद्री तट से जिंदगी गुजारने वाले लोग, वहां से लेकर के मरुस्थल तक और भारत के मैदानों तक परिधानों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष हमारे पास है। और मैंने एक बार आग्रह किया था कि कपड़ों की जो हमारी ये विविधता है उसको सूचीबद्ध किया जाए। पीएम ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में रक्षाबंधन, गणेशोत्सव त्योहारों में अपने स्वदेशी के संकल्प को हमें दोहराना है। ऐसा करके हम हस्तशिल्प भाई बहनों की मदद कर सकेंगे। देशवासी स्वदेशी उत्पादों को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। ये एक जन आंदोलन बन गया है और मैं सभी देशवासियों से एक बार फिर कहूंगा, आने वाले दिनों में गणेश उत्सव आ रहा है, दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा, इन पर्वों पर हमें अपने स्वदेशी के संकल्प को
दोहराना ही है। और ऐसा करके हम अपने जो हस्तशिल्पी हैं, अपने बुनकर भाई बहन हैं, हथकरघा की दुनिया से जुड़े लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कहा कि परिवारवाद देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है करप्शन, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी, क्विट इंडिया। यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट, क्विट इंडिया। यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्षेत्रीय पंचायत राज परिषद के 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को यह समझ नहीं आया कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना जरूरी है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी उसे कांग्रेस शासनकाल में अपने हाल पर छोड़ दिया गया। आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को यह समझ ही नहीं आया था कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी, उसे कांग्रेस शासन में उसे अपने नसीब पर छोड़ दिया था, अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। यानी गांव में बसने वाली देश की 2/3 आबादी के लिए अपनी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, घर, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए, जीवन की प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरसना, यही उनकी नियति बन गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में आपको पंचायती राज व्यवस्था का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। के पास एक जिला पंचायत डेवलपमेंट प्लान भी होना चाहिए। इसमें आप तय समय में अपने लक्ष्यों को हासिल करने का रोडमैप बना सकते हैं। साथियों, भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर आपको पंचायत व्यवस्था का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। और मैं आप जिला के नेताओं से आग्रह करूंगा, आप सप्ताह में 2 रात अपने क्षेत्र के किसी न किसी छोटे स्थान पर जाकर के रात को रुकना चाहिए, वहां के लोगों के साथ बैठना चाहिए। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल पेश किया। इस विधेयक का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 है, जो बीते 3 अगस्त को लोकसभा में पारित हो चुका है। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच इस बिल पर सदन में चर्चा चल रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 105 पन्नों के फैसले में कहीं भी दिल्ली पर कानून बनाने के खिलाफ कोई बात नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 86, 95 और 164 में कहा गया है कि दिल्ली के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार संसद के पास है। संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 239 से 242 तक संविधान में इस विषय का पूर्ण वर्णन है। अनुच्छेद 239AA में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। यदि उसके क्लॉज को 239AA 3B को देखें
तो संसद को दिल्ली, संघ राज्य, यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। 2 बजे के बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई। आज इस दौरान डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 लोकसभा में पारित हुआ। इससे पहले संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे संसद के पटल पर चर्चा और पारित करने के लिए रखा था। इसके अलावा फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुआ। इससे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विधेयक को सदन के पटल पर चर्चा और इसे पारित करने के लिए रखा था। वहीं लोकसभा ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक में गणित, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और भू विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान है। यह विधेयक 2008 के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम को निरस्त करने और इसके तहत स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड को भंग करने का प्रावधान करता है। लोकसभा ने देश में मध्यस्थता को बढ़ावा देने वाले मध्यस्थता विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। अदालतों के मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता विधेयक को पारित किया गया है। विधेयक में भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना, उसे संस्थागत रूप देने, मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को मान्यता देने तथा मध्यस्थताओं को विनियमित करने का प्रावधान है। मध्यस्थता के आधार पर होने वाले समझौते सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे और इन पर अदालती फैसलों की तरह अमल किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन के विदेश विभाग और न्यूज क्लिक के संबंधों के उजागर होने के बाद भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस चीन और न्यूज क्लिक का एक गर्भनाल का ही हिस्सा है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम देखा जा सकता है। वे भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने 2021 में न्यूज क्लिक को बेनकाब किया था। कैसे विदेशी दुष्प्रचार भारत के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस भारत विरोधी अभियान में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल उनके समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियां नेवल रॉय सिंघम के माध्यम से न्यूज क्लिक को फंडिंग कर रही थी, लेकिन उनके सेल्समैन भारत में बैठे कुछ लोग ही थे जो उनके खिलाफ कार्रवाई होने पर उनके समर्थन में आ गए थे। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। उस समय उनके किन किन लोगों ने ट्वीट किए, ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट हैं। 1, 2, तीसरा ये खुलकर उनके साथ थे, ये चौथा। और फिर कांग्रेस आई तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का एजेंडा तो ये एक और साथ में है। फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रहती, वो भी साथ में आ गई, बड़े बड़े पत्रकारों से लेके बाकी सबके नाम। और ये कहते थे कि भारत सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में देश भर के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि आज की बैठक में हुई कई मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ लोकसभा चुनाव के विषय पर व्यापक विचार विमर्श हुआ है। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के संबंध में राज्य के कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए और 2024 में भी मतलब
कुछ राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी कई जिलों में काम करती है, और अगर वहाँ हमको मौका मिलता है 3-4 सीटें, 2-3 सीटें मिलती है, तो उसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। जो बीएसपी के तरफ जो बड़ी मायावती के ऊपर बहुत बड़ी नाराजी है, उसको कैच करने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने रिपब्लिकन पार्टी को साथ लेना चाहिए। ये भी प्रस्ताव हमने पारित किया है, और अगर ऐसा होता है तो उसका फायदा बीजेपी को ज़्यादा हो जाएगा। इसी साल फरवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट से वीडियो परामर्श और टेलीमेडिसिन के तरीके विकसित करने का सुझाव दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन IAP वुमेन सेल एंड फिजियो मंथन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में फिजियोथेरेपी में वर्चुअल कंसल्टेशन को बढ़ावा देने के लिए टेलीफिजियो वेबसाइट भी लॉन्च की गई। देखते हैं OP यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल फरवरी माह में गुजरात में आयोजित इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति और हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफें दूर करते हुए सिंबल ऑफ होप बनने का काम करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। अब मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से वीडियो परामर्श और टेलीमेडिसिन के तरीके विकसित करने के प्रधानमंत्री के सुझाव के मद्देनजर राजधानी नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन IAP वुमेन सेल एंड फिजियो मंथन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल और रामदास अठावले और नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने फिजियोथेरेपी वर्चुअल कंसल्टेशन को बढ़ावा देने के लिए टेली फिजियो वेबसाइट को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि ये वर्चुअल कंसल्टेशन भी होना चाहिए। उसकी ये लोग एक वेबसाइट जारी कर रहे हैं जिससे लोग वर्चुअल कंसल्टेशन भी करेंगे। और एक बिल आया है जो वर्षों से इन लोगों की मांग होती थी, जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल बिल ला करके इसको एक मान्यता दी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीममेट होते हैं और वो उनका रोल प्रिवेंशन में भी है, पॉजिटिव हेल्थ में भी है, और अगर तकलीफ़ होती है तो हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका है। ये एविडेंस बेस्ड साइंस है और ये तत्पर साइंस आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम का आयोजन द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड IAF वुमेन सेल ने किया, जिसमें वर्ल्ड फिजियोथेरेपी ने भी भागीदारी निभाई। Collaboration, regulation. In all my time as president of World Physiotherapy, this is rare to see so much collaboration all at once. So I'm very excited to see where all of this goes today. 2 दिवसीय अधिवेशन का मेन उद्देश्य फिजियोथेरेपी को एक नया आयाम देना और भारत की जनता को, माननीय मोदी जी ने जो कहा कि फिट इंडिया का मूवमेंट हमें आगे बढ़ाना है। मोदी जी ने हमारी पिछली कॉन्फ्रेंस में इनॉग्रेशन में कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट फिट इंडिया के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो फिट इंडिया को लेकर और वसुधैव कुटुंबकम को लेकर दूसरे दिन का कार्यक्रम हमारी महिला विंग ऑर्गेनाइज कर रही है। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न फिजियोथेरेपी से जुड़ी कंपनियों ने भी अपने स्टॉल्स लगाए। गौरतलब है कि भारत सरकार ने फिजियोथेरेपिस्ट को एक पेशे के रूप में बहुप्रतीक्षित मान्यता दे दी है। इसके लिए सरकार द्वारा संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर विधेयक भी लाया गया, जिससे आज फिजियोथेरेपिस्ट्स के लिए भारत के साथ साथ विदेशों में भी काम करना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और सेहतमंद इंडिया की संकल्पना को सच्चे मानों में साकार करने में फिजियोथेरेपी का महत्वपूर्ण योगदान है। फिजियोथेरेपी के जरिए एक और जहां इंसान की शारीरिक सक्रियता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर मानसिक गतिशीलता में भी इजाफा होता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए DD न्यूज पर। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं,
इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे बेटा बच के। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to CEAT. बेटा change soon. It's monsoon. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। अब आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। टाटा प्ले ने सरकार के मेक इन इंडिया के लक्ष्य के अनुरूप न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ करार कर G-SAT-24 उपग्रह का लॉन्च किया। उद्घाटन कार्यक्रम टाटा प्ले के छतरपुर के टाटा प्ले प्रसारण केंद्र पर किया गया। मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र के साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष राधाकृष्णन दुराईराज और टाटा प्ले के CEO हरित नागपाल मौजूद रहे। उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि टाटा प्ले ने इसरो की एक समर्पित चैनल ले ली है। अब टाटा प्ले 900 चैनलों के जरिए उपभोक्ताओं को सुविधा पहुंचाएगा। आज एक जो है टाटा प्ले जो विविध सैटेलाइट्स के माध्यम से अपना देता था जो चैनल्स, और लगभग 600 चैनल दे पाता था, उसकी जगह उन्होंने एक सैटेलाइट डेडिकेटेड इसरो की सैटेलाइट उन्होंने एक ले ली है। और अब जो 600 की जगह 900 चैनल दे पाएंगे। इससे जो है पब्लिक को निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो NSIL बना, उसका ये एक पहला एक कदम है कि डिमांड बेस्ड उन्होंने सैटेलाइट छोड़ी कि टाटा प्ले से उन्होंने एक जो है करार किया जिसमें लगभग 10 वर्ष तक टाटा प्ले की सारी चैनल्स एक डेडिकेटेड सैटेलाइट पे उपलब्ध होंगी। और बात करते हैं चंद्रयान 3 की। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरते वक्त चंद्रयान 3 कई मूवमेंट होंगे। उन्होंने कहा कि उपग्रह की स्थिति अभी अच्छी है और सब कुछ ठीक चल रहा है। Chandrayaan 3 is going very well. Yesterday night we had a orbit reduction in the moon's orbit from something like 18,000 kilometers to around 4,600 kilometers, and 165 or so. It's the lowest closest point. So subsequently it will again come down. 9th also there will be some maneuvers again on 17th. So until it lands on 23rd there will be a series of maneuvers. So everything is going fine now. The satellite is healthy. जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। भारतीय सेना और पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया गया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने परिवार के लिए एक सुंदर आशियाना बनाने की चाहत हमेशा रहती है और गरीबों की इसी चाहत को अब कुल्लू जिले के शहरी क्षेत्रों में साकार कर रही है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों को अपना पक्का आशियाना उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से बीते 8 वर्षों में देश भर में लाखों परिवारों का पक्के मकान में रहने का सपना साकार हुआ है। इससे पहले गरीब तबके के अनेक लोग आर्थिक तंगी और शहरी क्षेत्रों में अपनी जमीन न होने के कारण वर्षों से कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे। हिमाचल प्रदेश के जिले कुल्लू के शहरी क्षेत्रों में भी कई लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के लाभार्थियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना लाखों गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा यहाँ पे पहले कच्चा मकान था,
फिर मुझे पता चला भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे कोई स्कीम चली हुई है। मैंने लेंटर वाला अपना पक्का मकान बना दिया है और मुझे बहुत खुशी है। मैं केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे भी ये स्कीम के तहत पैसा हासिल हुआ, जिसके तहत मैंने अपना ये मकान अपने रहने योग्य बना लिया है। मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनके चलते हमारा ये सपना आज पूरा हो गया। मेरा कच्चा मकान था, हम चाहते थे कि हमारा पक्का मकान बन जाए और आज मेरा पक्का मकान बनकर मैं अपने मकान में रहता हूँ और मेरा परिवार भी यहाँ रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुल्लू शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 201 मकानों को बनाने की मंजूरी मिली है। योजना के तहत अब 153 मकान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुके हैं और योजना के लाभार्थी अपने नए आशियाने में रह रहे हैं। कुल्लू से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात खेल जगत की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत अपने चौथे मुकाबले में दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। भारत ने अपने पिछले मुकाबले में मलेशिया को 5-0 से हराया है, जबकि वहीं दक्षिण कोरिया को चीन के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलना पड़ा। भारतीय टीम फिलहाल अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।